5 अगस्त मंडे का दिन दोपहर के 2:30 के करीब ढाका की सड़कों पर एक अजीब सा शोर गूंजता है। ये शोर किसी धमाके का नहीं बल्कि लाखों लोगों के कदमों की आहट और नारेबाजी का था। ये हजूम बढ़ रहा था गाना बहावन की तरफ, यानी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ। कुछ मिनट्स के लिए दुनिया को कुछ समझ नहीं आया। मीडिया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और खुद हसीना के मिनिस्टर्स शॉक में थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब प्रोटेस्टर्स पीएम हाउस के अंदर दाखिल होना शुरू हुए, गेट तोड़े गए, तो सबकी नजरों से सिर्फ एक चीज गुजरी, श्रीलंका 2022 का वाकया। एक तरह का गुस्सा, एक तरह का मंजर और एक पावरफुल रूलर जो अपने ही लोगों से डर कर भाग रहा था। लेकिन रुके, ये सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं था, बल्कि सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर अंदर हमें एक पूरा 15 साल पुराना तख्त उलटता हुआ दिखाई दिया। शेख हसीना हैज फ्लीड द कंट्री इन अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स। दोस्तों, बांग्लादेश ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टीज नहीं कर सकी थी। ढाका की सड़कों पर जश्न था, लेकिन इस जश्न के पीछे हजारों लाखों लाशों का बोझ था। बांग्लादेश की आर्मी चीफ वकारुज्जमान एक स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि अब इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और यहीं से हमारी आज की कहानी की सबसे डार्क चैप्टर शुरू होता है। एक वही औरत जो कभी डेमोक्रेसी की आइकॉन थी, आज मास मर्डर के इल्जामात और सजाए मौत के खौफ में मुल्क छोड़ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़मा और आज की वीडियो में हम शेख हसीना की इस पॉलिटिकल राइज एंड फॉल को डिसेक्ट करने वाले हैं। दोस्तों, ये मामला सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं था, बल्कि पावर, रिवेंज और एक सिस्टम की कोलैप्स होने का है। तो चलिए इस पूरे सिनेरियो को डिसेक्ट करना शुरू करते हैं। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये है हसीना शेख वाजिद, जो बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। इनका पॉलिटिकल करियर एक ट्रेजेडी से स्टार्ट हुआ था। 1975 में जब इनके पूरे खानदान को एक रात में कत्ल कर दिया गया, तब हसीना और उनकी बहन रिहाना जर्मनी में थी और बस इसीलिए वो बच गई। ऐसा वक्त जहां उनके पास अपना मुल्क था, न घर। इनका मकसद सिंपल था, अपने वालिद के कातलों से बदला लेना और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी वापस लाना। 1981 में वो वापस आई, सड़कों पर उतरी, डिक्टेटर इरशाद के खिलाफ लड़ी और लोगों ने उन्हें मदर ऑफ ह्यूमैनिटी का लक़ब दिया। दोस्तों, ये वो दौर था जब हसीना लोगों की उम्मीद थी। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए, लेकिन फिर पावर का नशा और बदले की आग ने सब कुछ बदल दिया। पिछले 15 सालों में हमने हसीना के एक अलग ही रूप देखा। अपोजिशन को जेल में डालना, मीडिया को साइलेंस करना और इलेक्शंस को वन साइडेड बनाना। हसीना वाजिद खास इसलिए पावर में टिकी रही क्योंकि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी, पॉलिसी और कोर्ट्स सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ था और यही खास वजह है कि ये पूरा सिस्टम अब उनके गले का फंदा बन गया है। दोस्तों, 2024 की शुरुआत हसीना के लिए एक आम रूटीन जैसी थी। जनवरी में उन्होंने इलेक्शंस जीता, वो इलेक्शन जिसका अपोजिशन ने बायकॉट किया हुआ था। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था, क्लासेस, ऑफिसेज, इकोनॉमी सब चल रहा था। लेकिन फिर जुलाई में कोटा रिफॉर्म मूवमेंट शुरू होती है। स्टूडेंट्स शांति से सड़कों पर निकल आए थे। दोस्तों, इस मैप में आप ढाका की यूनिवर्सिटी का पूरा नक्शा देख सकते हैं। पहले आती है ढाका यूनिवर्सिटी, उसके बाद शाहबाग स्क्वायर और फिर सीधा गाना बहाबान का रास्ता। अगर हसीना चाहती तो स्टूडेंट से बात कर सकती थी, सिचुएशन को डिफ्यूज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया। जस्ट अ फ्यू डेज हमें वो सब सुनाई दिया जो किसी सिविल वॉर में नहीं सुनाई देता है। शूट ऑन साइट ऑर्डर्स। पुलिस और छात्र लीग के गुंडों ने स्टूडेंट्स पर सीधी गोलियां चलाई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये कोई कोलेटरल डैमेज नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड क्रैकडाउन था ताकि डर पैदा किया जा सके, ताकि लोग जो पहले से डरे हुए हों वो सरेंडर कर सके। लेकिन यहाँ पर हमें बांग्लादेश के जेनजी स्टूडेंट्स की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि पैनिक करने के बजाय, घरों में छुपने के बजाय उन्होंने होशियारी से काम लिया। उन्होंने इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद ऑर्गेनाइज किया लॉन्ग मार्च
टू ढाका। इससे ये फायदा हो गया कि हसीना की फोर्स डिवाइड हो गई। सो पिक्चर दिस, एक तरफ थी नहित्ती स्टूडेंट जो पावर को चैलेंज कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो आयरन लेडी जो अब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी पावर में, और वो हसीना जो कभी लोगों के दिलों में राज करती थी, अब हेलीकॉप्टर में बैठकर भारत भागने पर मजबूर हो गई थी। दोस्तों, अब कहानी पहुंचती है फेज 2 में। हसीना के भागने के बाद बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी ICT एक्टिव होता है। ये वही कोर्ट है जिसे कभी हसीना ने अपना ओपोनेंट को फांसी देने के लिए बनाया था, लेकिन वक्त का पहिया घूम चुका था। अब इसी कोर्ट ने शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट्स जारी कर दिए थे। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. इल्जाम क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड प्रोसिक्यूशंस डिमांड कर रहा है कि उन्हें वापस लाया जाए और सजाए मौत दी जाए उन कातलों के लिए जो जुलाई और अगस्त में हुई। अब मामला काफी सेंसिटिव हो चुके हैं। हसीना इस वक्त इंडिया में है। एक तरफ बांग्लादेश की नई हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में डिमांड कर रही है कि हसीना को वापस किया जाए ताकि उन्हें कोर्ट में फेस किया जा सके। दूसरी तरफ इंडिया के लिए ये एक डिप्लोमेटिक नाइटमेयर्स बन चुका है। दोस्तों, इस वक्त हसीना का स्टेटस एक फ्यूजिटिव यानी कि मफरूर का है। सोचिए, वो औरत जो कल तक किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करती थी, आज खुद अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरे मुल्क में पनाह लिए बैठी है। उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रिवोक किया जा चुका है। बांग्लादेश की सड़कों पर अब उनकी तस्वीरों पर जूते मारे जाते हैं। ये वो डाउनफॉल है जो हिस्ट्री में बहुत ही कम देखने को मिलता है। उनके सपोर्टर्स या तो चुप हो चुके हैं या फिर जेल में हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग जो आज़ादी की निशानी थी, आज नफरत की अलामत बन चुकी है। दोस्तों, इन हालात के बाद हमें 2 आउटकम्स देखने को मिलते हैं। पहला, हर डिक्टेटर के लिए एक सबक, वो ये कि आप ताकत से लोगों को चुप तो करा सकते हैं, लेकिन उनके दिलों को नहीं जीत सकते। 15 साल का राज सिर्फ 15 दिन के प्रोटेस्ट में ढेर हो सकता है अगर आप जनता की आवाज नहीं सुनते। आज 2025 चल रहा है, जहाँ स्टूडेंट के हाथ में स्मार्टफोन है जो किसी भी टैंक या गन से ज्यादा पावरफुल वेपन है। दूसरा, जस्टिस का सवाल, क्या इंडिया शेख हसीना को वापस करेगा? अगर हाँ, तो क्या हमें बांग्लादेश में एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फांसी के फंदे पर दिखाई देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को डिफाइन करेगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या शेख हसीना को बांग्लादेश लाकर सजा दे देनी चाहिए या फिर उनका 1971 का कंट्रीब्यूशन देखकर उन्हें माफी मिलनी चाहिए? क्योंकि आपके थॉट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।